डियर स्टूडेंट्स, आज हम रमन इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट थे 1928 में, सर सीवी रमन। इन्होंने क्या किया कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, जैसे बेंजीन हो गया हमारे पास, उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई। जैसे बेंजीन हमारे पास कोई लिक्विड है, उसमें से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है तो ये हमारे पास 3 लाइंस मिलती हैं हमें, या हम 3 हमारे पास रेडिएशन निकलती हैं डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी से। तो एक तो हमारे पास कौन सी निकलती है, उन्होंने नोटिस किया, एक तो निकलती है रिले नाम दिया गया। सेकेंड उन्होंने बताया एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक, और एक हमारे पास स्टोक। उन्होंने क्या किया, एक हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड लिया, उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई। तो जो लाइट क्या होगी, स्कैटर हो गई। तो उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी से, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हमें लाइन मिलती हैं। एक लाइन को नाम दिया गया रिले लाइन से, एक एंटी स्टोक लाइन, एक स्टोक लाइन। जो हमारे पास इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी म्यू नॉट थी, उसी फ्रीक्वेंसी से जो रे निकल रही है स्कैटर होके, उसको हम बोलते हैं रिले लाइन। और जो हमारे पास जो लाइन उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, उस फ्रीक्वेंसी से क्या हो हमारे पास ज़्यादा हो, जैसे मान लेते हैं म्यू डैश, उसको उन्होंने नाम दिया एंटी स्टोक। और जो फ्रीक्वेंसी म्यू से क्या हो, कम हो, उन्होंने उसको नाम दिया स्टोक्स। जैसे म्यू डबल डैश है वो हमारे पास स्टोक लाइंस है, म्यू नॉट है वो हमारे पास लेस है किससे, म्यू। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है, जब हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक ऑर्गेनिक लिक्विड से पास करवाते हैं तो ये स्कैटर हो जाती है, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और हमारे पास जो स्कैटरिंग लाइट मिलेंगी, उसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी वो कुछ एक तो एडिशनल फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, कुछ एक सेम फ्रीक्वेंसी वाली रे मिलेंगी, कुछ हमारे पास यानी कि चेंज होके मिलेगी। जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की थी उससे चेंज होके हमें कुछ एक लाइन्स मिलेंगी, रे मिलेंगी, वो हमारे पास एंटी स्टोक और स्टोक होंगी। जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेस हमारे पास लाइन्स बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें, तो ये हमारे पास इस टाइप में है। ये जो है इधर सेंटर पर ये रिले, इसकी फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट से है उससे हमारे पास सेम है। इधर जो बनेगा, इधर जो लाइन हमें मिलेंगी वो हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी वाले मिलेंगे। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें, इस टाइप में मिलेंगे और यहाँ पर इस टाइप में मिलेंगे हमारे पास। ये तो हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन्स है। ये जो है हमारे पास लाइन मिलेगी जिसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, रिले लाइन। और ये जो मिलेगा ये हमारे पास स्टोक्स लाइन, ये वाला है। हम देखेंगे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, एंटी स्टोक्स लाइन। और जो हमारे पास स्टोक्स लाइंस की फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो फ्रीक्वेंसी किसकी कम होगी, स्टोक्स लाइंस की, किससे, इंसिडेंस। जो हमारे पास इंसिडेंट में मिलेगा उससे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी, बट इंटेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू स्टोक्स लाइन।
तो ये हमारे पास रेमन इफेक्ट था। तो इसमें हम देखेंगे दो टाइप में होती है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इसमें, हर बार आता है, ये मान के चलिए कि हर बार आएगा इसमें क्वेश्चन। कभी 4 नंबर में पूछा जाएगा, कभी 6 नंबर में, कभी 9 नंबर में पूछा जाता है। तो हम पहला इसमें करेंगे क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेमन इफेक्ट, यानी कि क्लासिकल थ्योरी में क्या था हमारे पास, वो हम स्टडी कर लेते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसमें देखिए, जब हम एक ऑर्गेनिक लिक्विड में से रे पास करवाते हैं, तो इसमें हमारे पास कोई भी रे पास करवाएंगे तो ऐसे समझिए कि हमारे पास ये उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वहाँ जो रे स्कैटर करते हैं, जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। तो बिफोर अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास जो एटम होते हैं उसमें न्यूट्रल बोल सकते हैं हम, उसमें एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही हम यहाँ पर रे फॉल करवाएंगे लिक्विड में जब हम रे फॉल करवाएंगे तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं, इधर नेगेटिव, यानी कि हम एक बैटरी लगा सकते हैं, यहाँ से बैटरी बोल सकते हैं इस टाइप में। तो ये क्या होगा हमारे पास, आफ्टर अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, नेगेटिव को, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ क्या खींचेगा, पॉजिटिव। ऐसे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे हम बना सकते हैं इसको। ये हमारे पास, तो ये इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन बोल देते हैं। तो जो हमारे पास पोलराइजेशन होता है, यहाँ पर जो पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट हो गया, वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, उसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो हम हमारे पास जो पोलराइजेशन है उसको हम डिनोट करते हैं P से। पोलराइजेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, P से। जो P होता है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फील्ड स्ट्रेंथ की। जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमारे पास रेडिएशन फॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी है हमारे पास, अल्फा से हम इसको डिनोट करेंगे। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, अप्लाई किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी अप्लाई की है, E इज इक्वल टू हमारे पास A नॉट साइन 2 म्यू नॉट T। इक्वेशन सेकंड देख, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हम फॉल करवाते हैं तो उसमें दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी होगी, E नॉट साइन 2 म्यू नॉट T। म्यू नॉट क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास, T क्या है, टाइम है हमारे पास, E नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है उस रे का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा E नॉट साइन 2 म्यू नॉट T, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो उसमें पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी हमारे पास चेंज होगी टाइम के साथ। तो कितने चेंज होगी हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 म्यू
ये वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी इनटू में टी। अल्फा नोट क्या है हमारे पास? ये वो पोलराइजेबिलिटी है कौन सी है? जब हमारे पास कोई फील्ड ना हो, यानी कि ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल से वो वाइब्रेशन ना करें, मॉलिक्यूल्स डज नॉट वाइब्रेट। ये हमारे पास बीटा क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ये हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है? पोलराइजेबिलिटी है। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये इक्वेशन हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ अल्फा यहाँ 3 में पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे हम। इक्वेशन पुट इन इक्वेशन या सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो देख लीजिए। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास? P इज इक्वल टू अल्फा ई नॉट साइन 2 म्यू नॉट टी। ये थी हमारे पास। यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? पुट कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 साइन ए साइन बी या साइन सी इंटू साइन डी, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? P इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 म्यू नॉट टी प्लस ए नॉट बीटा बाई 2, क्या फॉर्मूला होगा? कोस सी माइनस बी माइनस कोस सी प्लस डी या ए प्लस डी बोल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आ जाएगा। कॉमन क्या है? यहाँ से 2t है, यहाँ भी 2t है, कॉमन ले लीजिए और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास p क्या आ जाएगा? हमारे पास पोलराइजेबिलिटी क्या आ जाएगी? नॉट साइन 2 म्यू नॉट टी प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस म्यू नॉट 2 माइनस ई नॉट बी बाई 2 कोस माइनस प्लस 2t, ये आ गया। अब देखिए ये जो हमारे पास डेरिवेशन आया है इसको कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि ये जो हमारे पास आया है ये वाला, ये तो कौन सी लाइन आएंगे, किसके लिए डेरिवेशन है हमारे पास? ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये रेले लाइन, रेले लाइन क्यों है? आफ्टर स्कैटरिंग हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? म्यू नॉट है, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या थी? म्यू नॉट। ये जो हमारे पास आया है ये वाला जो स्टोक लाइन थी उसमें क्या हो रही थी? हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेस आ रही थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इज द स्टोक लाइन। और ये हमारे पास क्या आ रही है? ऐड होके आ रही है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आती है वो हमारे पास क्या होगी? इज द एंटी स्टोक लाइन।
ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया। यहाँ तक आपको डेरिवेशन करके आना है अगर आता है तो। अब इसमें लिमिटेशन आती है, इसके साथ में लिमिटेशन आपसे पूछी जाती है। लिमिटेशन आप बता सकते हैं क्या क्या लिमिटेशन होती है क्लासिकल थ्योरी में। लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में हमारे पास जो हमारे पास इंटेंसिटी मिलती है वो क्या मिलेगी? सेम होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी स्टोक्स। स्टोक्स लाइन की हमारे पास इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी स्टोक। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी लिमिटेशन आती है। एक इसमें ये है कि हमारे पास जो हमारे पास ये लाइन मिलती हैं, रिले लाइन मिलती हैं, स्टोक्स लाइन मिलती हैं, एंटी स्टोक्स लाइन मिलती हैं, ये हमारे पास एक तरह से हम ये कह सकते हैं जब मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट मॉलिक्यूल करेंगे तभी ये हमें लाइन मिलती है। बट ऐसा नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिना वाइब्रेशन के भी हमें ये लाइन्स मिलती हैं। तो ये यहाँ पर भी फेल हो जाती है। तो इसकी लिमिटेशन है कि एक में तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी। बट अकॉर्डिंग टू हमारे पास जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इनकी इंटेंसिटी क्या आती है? स्टोक्स लाइन की ज़्यादा आती है। तो इसमें दो लिमिट है। ये आप अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप देख के आएंगे। इसमें एक और टॉपिक बचता है आपका क्वांटम थ्योरी फॉर रमन इफेक्ट, और एक और टॉपिक है वाइब्रेशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन आफ्टर हम 3rd यूनिट लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे लेजर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।